नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट है कृषि विधेयक 2020, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान जहां तहां आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बहुत मुख्य विषय बन जाता है। तो आज हम जो है कृषि विधेयक 2020 के बारे में डिटेल से देखेंगे। जो 3 विधेयक आए हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आग, पहिया और बीज, ये 3 पॉइंट बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। आज जो हम देख रहे हैं, जो आदि मानव था हमारा, वो इन 3 फेज से गुजरा है। सबसे शुरू में आग की खोज की, उसके बाद पहिए की खोज हुई, और सबसे जो महत्वपूर्ण रहा इन दोनों के साथ साथ वो बीज था, जिसने हमें ये बतलाया कि हम एक बीज की रोपाई करने से उससे हम सैकड़ों हजारों जो हैं बीज पैदा कर सकते हैं। और यही जो है कृषि की नींव थी। यही हमारी क्या थी? कृषि की नींव थी। तो बीज अगर जो ना होता, तो हम आज जो कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इन विधेयकों के बारे में, तो इसके बारे में जानकारी उस समय आदि मानव को थी। उसने धीरे धीरे इसमें क्या बहुत परिवर्तन हुए, धीरे धीरे बहुत चेंजेज हुए। तो आज जो हम आज विस्तृत रूप देख रहे हैं कृषि का, वो उस आदि मानव की शुरुआत थी। और आज हम इस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। पहला विधेयक आया है जो हमारे राष्ट्रपति जी लेकर के आए, कृषि उपज व्यापक एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। सेकंड विधेयक है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता विधेयक 2020। तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। देखिए, विधेयक के नाम थोड़े से जटिल हैं, फिर भी हमें अपनी परीक्षाओं के लिए इन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, आज का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत मुख्य सब्जेक्ट है। इससे विद्यार्थियों के साथ साथ किसानों को भी इससे काफ़ी लाभ होगा, उनकी भी जानकारी काफ़ी हद तक बढ़ेगी। देखिए, मैंने नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जीएस की, जिसका पहला टॉपिक ही मैंने फॉर्म्स लॉ कृषि कानून लिया है। देखिए, मैं पहले बात कर रहा था विधेयक की, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कानून की, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं। जो ये कृषि विधेयक थे, ये जो कानून बन चुके हैं, इसलिए हम आगे से अब जो टॉपिक हमारा जो टर्म होगा वो फार्म्स लॉ या कृषि कानून के बारे में ही होगा। अब हम विधेयक के बारे में, क्योंकि कानून बन चुके हैं, इसलिए हम कानून के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। ये कुछ सवाल हैं जिनका हम समाधान अपने इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या है? क्या ये कृषि कानून किसानों के हक में है? कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन किस हद तक सही है? तीसरा क्वेश्चन, कहीं सरकार और विपक्ष के बीच किसान पिस तो नहीं रहा? और चौथा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, व्यवस्थाएं बनती रहीं, बदलती रहीं, चलती रहीं, पर आज भी किसान खुशहाल नहीं है। आप देख सकते हैं सड़कों पर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। तो कुछ मैं फैक्ट्स की बात कर लेता हूं, लेकिन तथ्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। और तथ्य क्या कह रहे हैं? कृषि जनगणना 2015-16। देखिए, ये जनगणना जो है, जैसे हमारी जनगणना होती है वैसे ही कृषि जनगणना होती है, और हर 5 साल में होती है। ये 1970 से शुरू हुई थी। 2015-16 में जनगणना हो चुकी है। अब आने वाली जनगणना जो है आपकी
20 में होनी थी, पर कोरोना के चलते अभी नहीं हुई है और आगे होगी। उसके अनुसार क्या है कि 86%, ये आप देख भी सकते हो, ये जो टोटल आपका एरिया 86% है, ठीक है, जिसमें कुल 14.5 करोड़ किसानों की तुलना में 12.5 करोड़ किसान शामिल होते हैं इस 86% में। ये किसान क्या हैं? लघु हैं, छोटे हैं और सीमांत है। बहुत कम ज़मीन, सीमांत मतलब बहुत थोड़ी ज़मीन है, मतलब जिनके पास कुल मिलाकर के 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़, अगर जो मैं अपने यूपी बिजनौर की बात करूं तो ये आपकी लगभग बैठती है 5 हेक्टेयर। 5 एकड़ का मतलब हो गया 1 और 5 25 बीघे के आसपास जो है बैठेगी आपकी लगभग, ठीक है, से भी कम ज़मीन है। किंतु ये किसान 47 कृषि भूमि के स्वामी है। इसका मतलब यह है 47%, लगभग आधी भूमि जो है इनके पास वो घेरे हुए हैं। अगर जो मैं ये कहूँ ये पूरी भारत की कृषि योग्य भूमि है तो इसके आधे पर लगभग जो है ये 86% किसान हैं। बाकी जो आधी है 50%, इस पर आपका कौन है? ये आपके 15% किसान हैं जो कि बड़े हैं, लार्ज स्केल है, सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर्स हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं इसको। अब अगर जो हम आगे बात करें तो सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार किसानों के लिए कुछ कर नहीं रही है। सरकार ने अपनी घोषणा की है कि 2015 से 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, उस पर वो काम कर रही है। ये विधेयक लाने का पर्पज भी उनका यही है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। पीएम फसल बीमा योजना 2016 चल रही है, पीएम किसान सम्मान योजना चल रही है, जिसके तहत 75,000 करोड़ का बजट सरकार ने आवंटित किया है। इसके साथ साथ सरकार जो है फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल, FFF बोलते हैं इसको, पर सब्सिडी भी देती है। आप देखते होंगे फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल पर भी सब्सिडी देती है। ये और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, शुरू से हरित क्रांति आई, और भी बहुत सारे कमेटी भी बैठी हैं, बहुत सारे आयोग बनाए गए, ठीक है, कृषि में सुधार के लिए। तो उनके बारे में कभी बाद में चर्चा करूँगा। फिलहाल अभी हम जो है अपने कोर टॉपिक पे बने रहते हैं, ठीक है। नाबार्ड जो कि आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण कराया इसने। कब कराया? 16-17 में, जिसकी ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है कि भारत में एक किसान परिवार की कुल मासिक आय 8,991 है, यानी कि मैं मोटा मोटा मानूँ 9,000 रुपये है, ठीक है। भारत में एक किसान परिवार की कुल मासिक आय 9,000 रुपये है, यानी कि प्रति सदस्य आय जो है 61 रुपये है, 61 रुपीज़ है। आप समझ सकते हैं इस बात से कि 60 रुपये पर, क्योंकि ये औसत जो है एक परिवार में 5 व्यक्ति माने गए हैं किसान के, तो उसके हिसाब से जो है 61 रुपीज़ या 60 रुपीज़ जो है उसकी एक दिन की प्रति सदस्य आय निकलती है। अब वो 60 रुपये में उसे 3 वक्त का खाना खाना है, कैसा खाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। नाबार्ड का अध्ययन बताता है कि जहां उत्तर प्रदेश में प्रति सदस्य आय और भी कम है, ये तो औसत थी, ये जो प्रति सदस्य आय ये औसत थी, और अभी जो है ये 37 रुपीज़ है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में प्रति सदस्य आय 116 है, क्योंकि वहाँ का किसान थोड़ा हमारे से ज़्यादा, यूपी से ज़्यादा खुशहाल है, ठीक है। अब आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूँ मैं कि ये NCRB 1995 से 2012 के आंकड़े हैं, 2020 तक के नहीं हैं। आप देखिए 2012 तक का जो स्केल बता रहा है, नंबर ऑफ सुसाइड्स जो किसान ने की हैं, आत्महत्याएं की हैं, उनकी संख्या है 2,84,694। लगभग 3 लाख जो हैं ये आत्महत्याएं हैं 2012 तक। अगर जो मैं 20 की काउंटिंग और करूं तो 1.5 लाख और लगभग इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो लगभग 4 से 4.5 लाख किसानों ने जो अभी तक आत्महत्याएं की हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? इसी को हमें थोड़ा सा सोचना है कि कहाँ कमियां हैं, किस जगह पर कमी है, उस गैप को कैसा भरा जाए, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मन थोड़ा व्यथित है तो मैंने जो है कुछ लिखा है, तो मैं उसके बाद थोड़ा आपको सुनाता हूँ। माफ़ करना है प्रभु मुझे, मैंने तो सबको खिलाया, न जात न पात देखी, हर थाली को सजाया। अरे मांगा भी क्या, बदले में चंद सपने,
जिसका वो हकदार था, बच्चा उसका फिर क्यों स्कूल में तालीम से महरूम था। सियासत हमेशा अपने पाले बदलती रही, उसकी जलती देह पर अपनी रोटी सेकती रही। आज़ादी मिली, बेड़ियां कटी, पर किस काम की, जब किसी ने उसका हक उसे न दिया। अरे कालिक पी गया वो उन सफ़ेद नाकाब पोसों की, जिनकी नियत और नीति ने उसको पेड़ पर लटका दिया। माफ़ करना है प्रभु मुझे, मैंने तो सबको खिलाया, न जात न पात देखी, हर थाली को सजाया। अरे सफलता की ऊंचाई छूने वालों, कभी पीछे मुड़कर भी देखना, जिसने तुमको पंख दिए वो लाचार बेबस आज शांत है, बिल्कुल शांत, सीम शांत। एक किसान के कलम से वीरेंद्र राजपूत। ये मेरी एक छोटी सी कुछ पंक्तियाँ उन किसानों के लिए को अर्पित करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने आज जो हमारा अन्नदाता है और उसको इस समाज में क्या दर्जा दे रहे हैं हम। चलो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अभी बात करते हैं हम जीडीपी की। देखिए जीडीपी क्या है, ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है इस लेक्चर को समझने के लिए। ठीक है, जीडीपी आपकी होती है सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब होता है कि किसी देश की आर्थिक सेहत कैसी है उसका पैमाना है। जैसे हम अपनी सेहत के बारे में जानते हैं कि भाई बीपी इतना होना चाहिए और बहुत सारे फैक्टर हैं, वो हम सब चेक करते हैं। उसी तरह से किसी भी देश की आर्थिक सेहत को नापने के लिए हमारे पास क्या है, जीडीपी है। तो देखिए हमारे देश की जो आबादी है 60% आबादी वो कृषि या कृषि से जुड़े व्यवसाय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। ठीक है, कृषि या कृषि से जुड़े व्यवसाय, ये व्यवसाय कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब ये 60% जो आबादी है, अब 60% के हिसाब से जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र की भागीदारी है हमारी वो मात्र 17% है। देखिए कितनी है, 17% है कृषि क्षेत्र में। और आबादी कितने लिए हुए हैं हम, 60%, 50% से ज़्यादा लिए हैं। पर हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 17%। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो 31% कर रहा है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र जो है आपका वो 52% कर रहा है। अब अगर जो हम आंकड़े देखें 1950 के, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद के आंकड़े अगर जो हम कहें तो कृषि क्षेत्र जो है उस समय पर 55% जो है उसकी जीडीपी थी। कितनी थी, 55%। और औद्योगिक क्षेत्र में उस समय बहुत कम जीडीपी थी, 15% के आसपास थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी 30% जो है आपको सेवा क्षेत्र में देखने को मिलती थी जीडीपी। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कमी जो है हमें कृषि क्षेत्र में देखने को मिली। इसका कारण क्या है, कारण मैं अगेन कहूँगा कि जो सरकार की नीतियाँ बनी और उससे जो है हमेशा किसानों को लाभ होने की जगह कुछ ना कुछ नुकसान हुए। ऐसा नहीं है कि कुछ नुकसान हुए, कुछ फ़ायदे भी हुए। उसी का एक बैलेंस रूप देखने की हम कोशिश करेंगे आज अपने इस लेक्चर में कि कहाँ कहाँ कमियाँ थी। देखिए अभी मैंने आपको बतलाया था कि कृषि या कृषि से जुड़े उत्पाद क्या हैं। सबसे पहला आता है बागवानी, हॉर्टिकल्चर। क्या है, इसमें सब्जियां शामिल हैं, मसाले शामिल हैं, फल फूल वगैरह सब शामिल हैं। जो आपका प्रोडक्शन है वो कितना कर रहा है, ये 310 मिलियन टन कर रहा है। ठीक है, अनाज हैं, फूड ग्रेन जिसे बोलते हैं, गेहूं, चावल, दाल, मोटे अनाज, ये कितना प्रोडक्शन है, 295 मिलियन टन है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं मेरे पास। इसका मतलब ये कि बागवानी का प्रोडक्शन जो है वो अनाज से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, पशुधन जिसे लाइव स्टॉक बोलते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता, मांस आता है आपका, अंडा, दूध, चमड़ा, ऊन वगैरह जो है वो सब इसी के अंदर आते हैं पशुधन से। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर को हमें समझना जरूरी है। जो इससे जो उत्पाद हैं उसे समझना थोड़ा सा ज़रूरी था, क्योंकि ये सब अलग अलग हैं और हम जो हैं जब आगे चर्चा करेंगे तो इसका इन सब के टर्म का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कि ये कृषि विधेयक क्या है। देखिए थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कृषि क्षेत्र संबंधी 3 अध्यादेशों को 5 जून 2020 को पारित किया। ठीक है,
देखिए अध्यादेश है, अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद नहीं चल रही होती है, और जून में तो क्योंकि कोरोना के चलते संसद नहीं चल रही थी, मानसून सत्र आपका सितंबर में चालू हुआ है, तो उस समय पर हमें अगर जो किसी विशेष मामले को कानून बनाना है तो उसे सिर्फ अध्यादेश के तहत ही बनाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है उस कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 विधेयक लेकर के आए, और इसको जो विधेयक थे उनके नाम क्या थे? देखिए विधेयक को बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेंस। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक। कृषि उपज यानी कि एक तरह से फसल बोल लूँ मैं इसे, उसका व्यापार कैसे करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे करना है उसका, और प्रमोशन और फैसिलिटेशन, उसे जो है सुविधा कैसे देनी है, सुविधाजनक कैसे बनाना है, प्रमोट कैसे करना है उसको, उस पर क्या है पहला बिल हमारा आया। ठीक है। सेकंड बिल आता है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा। किसान का क्या है सशक्तिकरण हो रहा है और सुरक्षा दी जा रही है, किस पर? कृषि सेवाओं पर। और मूल्य आश्वासन होता है कि हम जो है एक एग्रीमेंट करते हैं, प्राइस एश्योरेंस, प्राइस का एश्योर्ड किया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप जो है 100% आपको ये प्राइस मिलेगा। ठीक है। तीसरा विधेयक आता है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो देखिए इसके बारे में हम तीनों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि अध्यादेश कैसे बनता है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को पावर है कि वो जो है अध्यादेश ला सकता किसी विशेष मामले के लिए जब हमारा संसद नहीं चल रहा हो, तो उसी तरह के तहत जो है ऑर्डिनेंस लाया गया ये। उसके बाद 22 सितंबर तक हमारे ये तीनों ऑर्डिनेंस जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाते हैं, और ये तीनों जो अध्यादेश थे ये जब राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाते हैं तो 22 सितंबर को लास्ट तीसरा विधेयक ऑर्डिनेंस जो है पास होता है, तो ये क्या बन जाते हैं विधेयक बन जाते हैं। और उसके बाद 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति इस पर क्या कर देते हैं सिग्नेचर कर देते हैं, अपने साइन कर देते हैं, तो उनकी अनुमति मिल जाती है किनकी? राष्ट्रपति की। तो उसके साथ ही ये जो है एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है। तो अब हम जो है इस लॉ के बारे में भी देखते हैं। कृषि विधेयक 2020, यहाँ तक मैंने इस शब्द जो यूज किया कृषि विधेयक किया है। अब मैं आगे इसको क्या करूँगा विधेयक को कानून में, क्योंकि ऑलरेडी हम वीडियो मेरा अक्टूबर में रिकॉर्डेड है, तो ये हम जो है इस समय में कानून के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला कानून क्या कह रहा है। ठीक है। मैंने क्या कहा अब क्या हुआ है और पहले क्या था, हम इसकी तुलनात्मक व्यू देखेंगे कि क्या है। सरकार ने जब इसे कानून बना दिया है तो क्या कह रहा है कानून? 1 नेशन 1 मार्केट, एक देश एक बाजार। सरकार ने इसको नाम दिया है एक तरह से। अगर जो मैं इस कानून की बात करूं, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम, तो उसे हम एक सब लाइन में कह सकते हैं, एक शब्द में कह सकते हैं एक देश एक बाजार। इसके अंतर्गत क्या है कि किसान अपनी उपज का व्यापार देश में कहीं भी राज्य के अंदर और राज्य के बाहर करने के लिए स्वतंत्र है। आड़तियों और बिचौलियों जो कि हमारी मंडियों में होता था, ये दोनों लोग मिलते थे, उनका एकाधिकार अब समाप्त हो जाएगा। किसानों को कई खरीदार मिलेंगे क्योंकि आप मंडी के बाहर बेच रहे हो तो कोई भी आपसे खरीदारी कर सकता है। ठीक है। उपभोक्ताओं को सस्ते दामों में अच्छे उत्पाद मिलेंगे। बात सही है, उपभोक्ताओं को जो है वो सस्ते दामों में अच्छे उत्पाद मिलेंगे, क्योंकि आप जो है सपोज करो यहाँ से तमिलनाडु कोई सामान भेजना है तो यहाँ का सामान तमिलनाडु में यूज होगा और तमिलनाडु वाला हमारे यहाँ भी यूज कर सकता है। ठीक है। तो साउथ के उत्पाद यहाँ भी हमें कम कीमत में और अच्छे उत्पाद हमें यहाँ मिल जाएंगे। अधिक पैदावार क्षेत्रों में से कम पैदावार क्षेत्रों में उत्पाद ले जाने में आसानी होगी। बिल्कुल सही है। कोई भी पैन परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड धारक व्यक्ति व्यापारी बन सकता है। देखिए ये जो पॉइंट है, अभी पहले क्या था जो मंडियों का पैटर्न है, मैं उस पर आऊँगा अभी तब बतलाऊँगा कि वहाँ पर जो एजेंट होते थे वो सरकार के होते थे, उन्हें कुछ उनका कुछ मापदंड थे, वो पूरा करने के बाद ही एजेंट बनते थे, आड़तिया बनते थे। पर अब क्या है, किसी के बंदे के पास अगर जो परमानेंट नंबर है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन है, तो वो जो है किसी का भी अनाज
सामान खरीद सकता है, किसी भी किसान का सामान खरीद सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, मतलब आप जो है पेमेंट अपना डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, अपनी फसल को बुक करा सकते हैं, खरीदार देख सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म तैयार करा जाएगा जहां पर आप जो है उस पोर्टल पर आकर के किसान जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत है उसे अपना सामान बुक कर सकता है, या वो व्यक्ति से, वो किसान से अपना सामान ले सकता है। देखिए, इससे पहले क्या व्यवस्थाएं थी? इससे पहले थी APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज विपणन, या हम इसे बोल सकते हैं बाजार समिति। ये क्या होता था इन मंडियों में, इन्हें हम मंडी बोलते हैं, कि किसान और व्यापारी के बीच में क्या रहता था? आड़ती रहता था। और ये क्या था? राज्य सरकार का नुमाइंदा था, और इसको बाकायदा राज्य सरकार मतलब नामांकित करती थी कुछ सर्टेन कंडीशन लगा करके, और इसका कुछ कमीशन होता था। ठीक है, ये क्या था? कमीशन लेता था। इसका कमीशन जैसे लगभग 2.5% है। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार का भी कमीशन रहता था, कुछ और कमीशन जुड़ करके लगभग 8 से 8.5% तक कमीशन जो है किसान को देना पड़ता था अपनी फसल बेचने के लिए। ये कहीं कहीं पर इससे ज़्यादा भी हो गया है, तो हम इसको चीज़ों को थोड़ा और बाद में भी देखेंगे। तो आप ये ध्यान रखो, मोटा मोटा 8 से 10% तक जो है किसान को, अगर जो मान ले सपोज करो किसान की फसल आपकी 1000 रुपये की है, तो उसमें से 100 रुपये तो आपका सिर्फ इसी काम में लग जाता था, उसे बेचने जाने में, तो उसको सिर्फ 900 रुपये मिलते थे, जबकि उसकी फसल थी 1000 रुपये की। आप इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हो। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए, कृषि का जो मसला है, वैसे भी आप एक बात को समझें कि ये जो मैटर है कृषि, वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जो दखल है वो राज्य सरकार ही इन सब चीज़ों के अंदर करता है। APMC का गठन 70 के दशक में बड़े बड़े साहूकार जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए किया गया। अब ये जो चीज़ है, APMC का गठन 70 के दशक में किया गया। उस समय क्या होता था कि बड़े बड़े साहूकार जमींदार लोग जो है वो किसान, क्योंकि उनसे कर्जा लिए हुए रहता था, तो जैसी फसल आती थी वो उसके खेत पर पहुंच करके उसका उस ज़मीन में उसका सारा अनाज ले लेते थे, और इस तरह से उसके पास बहुत कम अनाज बचता था या ना बचता था, और फिर अगर जब वो बुआई करता था उसे फिर ऋण लेना पड़ता था। ये प्रक्रिया ऐसी चली आ रही थी कि किसान जो है कभी भी अपने स्तर से ऊपर नहीं उठ पाया, उनका शोषण होता रहा। तो इस बात को देखा गया कि भाई ऐसा कुछ करा जाए, तो सरकार ने कुछ डिसीजन लिया, तो उन्होंने जो है ये APMC बनाया, और इस APMC के तहत ये था कि अब किसान जो है इन मंडियों में अपना अनाज लाएगा, उसके खेत से कोई भी व्यक्ति अनाज नहीं ले पाएगा, उसके खेत से कोई भी व्यक्ति अनाज डायरेक्ट जाकर नहीं लेगा, इन मंडियों से अनाज लिया जाएगा। और इन मंडियों से अनाज लेने का मतलब था कि यहाँ पर क्या थे, ढेर लगे रहते थे, और इनकी क्या लगती थी, बोली लगती थी। ठीक है, बोली लगने में जो सबसे ज़्यादा बोली लगेगी उसे वो किसान अपना अनाज दे देगा। ये इस व्यवस्था के तहत कुछ कमीशन जो है उस समय पर, जिन्हें हम आड़ती बोल रहे हैं, उन्हें दे दिया जाता था। ये व्यवस्था अभी भी चल रही है। ठीक है, कमीशन जो है वो चेंज होते रहे, सरकार ने कुछ सुधार करने के लिए मंडियों के, उसके तहत और भी कई उस पर टैक्स लगाए, और समय समय पर ये सब चीज़ें चेंज होती रहीं। जो मैं आपसे बता रहा हूँ 8 से 10% वो यही है। ठीक है, अगला जो था, हम जो फसल को बेचने के लिए क्या है, MSP लाते हैं। MSP मंडियों में बेचना, और MSP मतलब डायरेक्ट सरकार को बेचना। सरकार को बेचना इसका मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार 23 फसलों के लिए मूल्य घोषित करना। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बनाया गया 1965 में केंद्र सरकार द्वारा। उसने क्या कहा कि साल में 2 बार, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम का, 23 फसलों के लिए मूल्य वो घोषित करेंगे। साल में 2 बार मतलब रबी और खरीफ की फसल के लिए। ठीक है, 23 फसलों के मूल्य का निर्धारण करेंगे। अब ये जो फसल है, ये मतलब हो गया कि ये गारंटेड मूल्य है, इस पर जो है किसान अपना सामान, अपना उत्पाद व्यापारी को सरकार को देगा। सरकार फिक्स करेगी रेट, और इस पर जो है वो देगा। इसमें होता क्या है, एक FCI का रोल आता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
किसान और सरकार के बीच में। ये क्या खरीदारी करती है, इनके स्टोरेज हैं उन पर जाकर का किसान अपना अनाज उत्पाद देता है और उसके बाद केंद्र सरकार अपने भंडारण एफसीआई अपने भंडारणों में इनका भंडार करता है। ठीक है, किस लिए बनाया गया ये? किसानों को उनकी उपज पर लागत के साथ साथ न्यूनतम लाभ की सुरक्षा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो सपोज करो 1000 रुपये की लागत आ रही किसान की, तो वो उस पर जो है लगभग जो भी मतलब थोड़ा न्यूनतम लाभ उसको मिले। ऐसा ना हो कि 1000 रुपये की लागत लेने के बाद किसान को जो है वो 500 रुपये में बेचना पड़ रहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, एमएसपी लाया गया। अब ये एमएसपी की सरकार क्या करती है, सरकार फिक्स कर देती है प्राइस। उसके बाद सरकार जो है इसको अपने गोदामों में स्टोर करती है, और गोदामों में जो स्टोर करती है वो किस लिए करती है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि एक क्या है, पीडीएस सिस्टम है। पीडीएस सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए, एक एक्ट आया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2003 में। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ठीक है, प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी उस समय पर। तो उसमें यह कहा गया कि 2 रुपये केजी गेहूं और 3 रुपये केजी चावल, जो बीपीएल के लोग हैं उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, इस पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सिर्फ यहाँ ही नहीं, जो आपके बच्चों को पोषाहार दिया जाता है, मिड डे मील बनता है, बहुत सारी प्रणाली जिसके तहत जो है हम इस पीडीएस का यूज करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। और ये जो है सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2003 के तहत जो है लागू किया जाता है। और सरकार देखिए अभी जो है 2 रुपये केजी गेहूँ दे रही है, जबकि वर्तमान में जो रेट है वो 2 एमएसपी मान के चलो 20 रुपये केजी गेहूँ का है। ठीक है, तो सरकार जो है 18 रुपये का लॉस क्यों ले रही है? बात ये आती है, किसान से वो 20 रुपये को लेगी और 2 रुपये का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देती है। इसके लिए उसका स्टोरेज है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, काफ़ी कर्मचारी लोग लगे रहते हैं एफसीआई को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक अलग पार्ट है। पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2003 के तहत सरकार मजबूर है उसे ये काम करने हैं। अभी आप देख सकते हो कोरोना काल के दौरान भी जो है इस प्रणाली का यूज किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है खाद्य सुरक्षा के उपाय के तौर पर बफर स्टॉक बनाना। मतलब जैसे कोरोना है तो हमारे पास एक बफर स्टॉक था, हम 5 महीने 6 महीने अपने किसान भाइयों को और जो बीपीएल के लोग थे उनको हम जो है खिला पाए। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देने वाली पॉइंट है कि गन्ने का एमएसपी गन्ना आयोग द्वारा तय किया जाता है। अब देखिए गन्ने का जो एमएसपी है वो गन्ना आयोग द्वारा तय किया जाता है। थोड़ा इस पर बाद में चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आप एक मोटा मोटा समझ गए होंगे कि एपीएमसी जो मंडी है और एमएसपी जो सरकार जो है डायरेक्ट किसानों से खरीदते हैं, और एपीएमसी में व्यापारी जो है वो किसानों से खरीदते हैं पर मंडी में खरीदते हैं। ये व्यवस्था पहले से बनी हुई थी। और इसमें एक व्यवस्था होती है और लोकल मार्केट होते हैं आपके, उसमें भी किसान जो होता है एक दूसरे को सामान अपना बेच सकता था। उसमें कोई किसी तरह का जो छोटे किसान थे वो उन मंडियों में जाकर के बेच देते थे। ठीक है, तो उसमें कोई आड़तियों या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। अब आते हैं हम दूसरे अधिनियम पर, दूसरे कानून पर। दूसरा कानून क्या कह रहा है आपका कि मूल्य आश्वासन पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020। इसमें जो है अब और पहले में क्या अंतर है? अभी क्या बात हो रही है कि अनुबंध खेती की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी आपकी। इसका नाम हम मोटा मोटा बोल सकते हैं अनुबंध खेती, इस जो अधिनियम है या लॉ है। तो किसान बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध करके खेती करेगा। किसान जो है सीधा जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ जाएगा। अनुबंध का मतलब ये है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक साझेदारी बनाएगा, वो उनसे एक समझौता करेगा। उसमें क्या समझौता होगा? किसान बुआई से पहले अपनी फसल की कीमत तय करेगा उस समझौते में। और ये जो है समझौता जो बनेगा, मसौदा तैयार होगा, इसकी एक पक्का रजिस्ट्री होगी। ठीक है, ये रजिस्ट्री जैसे हम तहसील में ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी, उसी तरह से ये रजिस्ट्री तैयार होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि कल के दिन को किसान या व्यापारी आपस में किसी बात को मुद्दे को नहीं मानते या कोई एक दूसरा का विवाद होता है तो उस समय पर यह रजिस्ट्री आपकी काम आएगी।
तो ये समझौता हो गया किस किस के बीच, किसान और व्यापारी के बीच। क्या है समझौता, किस तरह से कंडीशन है, कुछ जो मेन कंडीशन है, किसान की फसल का भुगतान 24 से 72 घंटे में किया जाएगा। इधर किसान फसल देगा, उधर 24 से 72 घंटे में किसान को जो है उसका पैसा मिल जाएगा। समझौते की अवधि जो है वो न्यूनतम 1 फसल चक्र है, जैसे मुंजी है, वो धान है, गेहूं है, तो उसका जो है जो भी 4 महीने 5 महीने जो भी वो है फसल चक्र का रहेगा। तथा और एक चीज़ और है इसमें, जो पशुधन हमने पीछे 3 कैटेगरी पढ़ी थी, कि उसमें जो पशुधन का केस रहेगा तो उसमें उसका जो पीरियड होता है गर्भधारण का वो रहता है, ठीक है। और अधिकतम जो है ये क्या 5 वर्ष रहेगा। अच्छा, विवाद का निवारण क्या रहेगा, एसडीएम कुछ बंदों को अपना नॉमिनेटेड कर सकता है उस विवाद निवारण के लिए, एसडीएम उसमें मेन रहेगा, और या कलेक्टर द्वारा 1 महीने में कर दिया जाएगा। देखिए इसमें जो है जो व्यवस्था कुछ ऐसी दी गई है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं, बाद में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसान फसल व्यापारी को खेत पर ही देगा। किसान जो है वो फसल व्यापारी को खेत पर ही देगा, उसे खेत से व्यापारी अपने गोदाम तक ले जाने का उसको खुद वहन करना पड़ेगा। किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध होंगे, सही है। निजी कंपनियां खेती में निवेश करेंगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ेगी। मतलब इस तरह से क्या होगा, एक प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो जाएगा जो सरकार कह रही है इस कानून के माध्यम से। अच्छा, पहले क्या था, पहले भी अनुबंध खेती होती थी पर आपसी रजामंदी से होती थी, वो कहीं रिकॉर्डेड आपकी चीज़ें नहीं रहती थी। एक मुर्गी पालन कोई क्षेत्र है तो वहाँ मुर्गी पाली जा रही हैं, तो वो क्या है पहले से डिसाइड रहता है, जो भी व्यापारी है वो बोल देगा कि मुझे जो है इतने अंडे चाहिए इस तारीख को, तो वो सब जो है उनके अनुबंध होते थे और बाकायदा उनके भी लिखित रहते थे, पर वो कानूनी रूप में नहीं रहते थे, आपसी भाईचारे से रजामंदी से ये अनुबंध खेती होती थी। देखिए आ जाते हैं तीसरे नियम पर अपने। तीसरा जो कानून है कृषि का वो क्या कह रहे हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। क्योंकि देखो ये संशोधन है, ध्यान देना, ये एक्चुअल में जो पहले था, पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था, उसमें क्या था कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाने के लिए ये कानून लाया गया था। होता क्या था, ये उस समय की बात है जब अनाज का उत्पादन बहुत कम था, हमें जो है बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। लोग क्या थे, जमाखोरी करते थे, कालाबाजारी करते थे, अपने घरों में गोदामों में रख लेते थे, और जब कीमतें आसमान छूने लगती थी तब उसको जो थे बेचते थे। और ये वही पूंजीपति लोग थे, साहूकार थे, वो सब ऐसा काम करते थे। किसी वस्तु को अनावश्यक वस्तु घोषित करने से सरकार उसके उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और भंडारण को नियंत्रित कर सकती है। अब होगा क्या, जैसी आवश्यक वस्तु सरकार ने घोषित करा तो इसका मतलब यह है कि उसका जो उत्पादन हो रहा है और जो पूरी प्रक्रिया आपूर्ति तक की, भंडारण, वितरण वगैरह सब जो है सरकार के हाथ में आ जाएगा। सरकार कहीं भी इसको चेक कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, गोदामों पे छापेमारी कर सकती है। जैसे आपने अभी देखा होगा N95 जो मास्क का और आपका सैनिटाइज़र का बीच में क्या हुआ कोरोना काल में कि एकदम से कमी आ गई, मार्केट में क्या है रेट बढ़ गए, तो कमी तो नहीं थी, लोगों ने जो है जमाखोरी करना शुरू कर दिया था। तो तुरंत सरकार ने स्टेप लिया और अगेन जो है बोल दिया कि इतने से ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा जाएगा, लिमिट स्टॉक से ज़्यादा किसी के पास पाएगा तो उसे क्या है सीधी जेल है। तो इस तरह का कानून पहले से था। अब इसमें क्या किया गया है, जो संशोधन है उस संशोधन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची, मतलब ये जो सामान्य हैं ये आवश्यक सूची से क्या करा, हटा दिया गया। ठीक है, इसमें पहले जो आवश्यक सूची थी इसमें इन सब चीज़ों के अलावा आपके रासायनिक खाद वगैरह भी थे, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, पर अभी फिलहाल क्या करा, इसको इन्होंने क्या करा, इससे हटा दिया गया। ठीक है, ये अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु सूची से हटा दिया गया। इनके भंडारण पर लगी सीमा क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अभी क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है इनके भंडारण, व्यापारी जो है इसका भंडारण कर सकेगा।
किसान भी कर सकता है, व्यापारी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सरकार अब इन वस्तुओं के भंडारण को विशेष परिस्थिति जैसे युद्ध, सूखा, असाधारण कीमतों में वृद्धि, बागवानी में दुगना व अनाज 1.5 गुना। देखो यह क्या कंडीशन बताई है सरकार ने, विशेष परिस्थितियों में इस पर कंट्रोल करेगी। वो कब होगा? जब युद्ध की स्थिति होगी तब वो इन पर कंट्रोल करेगी, सूखा होगा तब वह कंट्रोल करेगी, और असाधारण कीमतों में वृद्धि। असाधारण कीमतों में वृद्धि मतलब कब की बात हो रही है ये? जब बागवानी में 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। एक एवरेज निकाल लेंगे वो 10 साल का, 5 साल का, उससे अगर जो उन्हें लगता है कि मान लो सपोज करो आज कोई चीज़ 100 एवरेज निकला 100 रुपये पर केजी, ठीक है, 100 रुपये पर केजी क्या निकला? एवरेज निकला। तो उससे क्या होगा? बागवानी में 100 पर ये जब 200 रुपये पर केजी का रेट आपको मार्केट में दिखाई देगा तो इसका मतलब यह है 100% अलग से वृद्धि होगी, मतलब दोगुना हो गया रेट उसका। तो अब क्या करेगी सरकार? इस पर नियंत्रण कर लेगी। ऐसी अनाज के केस में रहेगा कि अगर जो 100 रुपये पर केजी का एवरेज निकल कर आ रहा है चाहे पिछले 5-10 साल का, तो अगर जो वो 150 रुपये के रेट में बिक रहा है तो इसका मतलब सरकार क्या करेगी? कंट्रोल करेगी उस पर फिर, ठीक है। तो वो सीमा तभी रहेगी, अदरवाइज जो है सीमा जो है हटा दी गई है, ठीक है। और प्राकृतिक आपदा जैसे कि कोरोना काल, कहीं उस तरह की कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है, बाढ़ वगैरह, तो उस समय पर क्या करेगी? वो इन सब चीज़ों को नियंत्रित करेगी सरकार। उससे अलावा इन चारों चीज़ों के अलावा वो सरकार इस पर इन सब चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेगी। इससे क्या होगा? आर्थिक व्यापारों का उत्पीड़न खत्म होगा, ठीक है। खाद्य उत्पादों के होता क्या है कि व्यापारी जो है वो स्टोर नहीं कर पाते थे ज़्यादा सामान, ठीक है, क्योंकि उन्हें आगे भेजना रहता था। जो चैन, एक फूड चैन है, उसके तहत क्या उन्हें सामान को अपने पास स्टॉक करना रहता है, तभी वो हम तक सामान पहुंचता है। तो व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, क्योंकि वो लिमिट से थोड़ा भी ज़्यादा कर लेंगे तो पुलिस जाएगी और उन्हें क्या करेगी? जेल में भेज देगी। खाद्य उत्पादों के संरक्षण के प्राइवेट कंपनियां कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस बनाना शुरू करेंगी। अब क्या करेंगे? बड़े बड़े स्टोरेज बनेंगे, वेयर हाउस बनेंगे, क्योंकि हमें जो है खाद्य पदार्थ अब ज़्यादा रखने हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होंगी। उचित रखरखाव से उपज को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। जब कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा संख्या में बन जाएंगे तो जैसे आपकी आलू वगैरह है तो उसको कोल्ड स्टोरेज की हमेशा ज़रूरत रहती है। उसके चलते क्या होता है, किसान अपना आलू ख़राब कर लेता है, वो कोल्ड स्टोरेज में रख पाएगा। उससे क्या है, कोल्ड स्टोरेज की कीमतों में भी कमी आएगी जब ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे। कीमतें स्थिर होंगी और किसान की आय बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, हमने तीनों कानूनों के बारे में जान लिया, उनका पहले और अब के व्यू भी देख लिए हमने। अब हम क्या देखते हैं कि किसानों का जो विरोध है वो क्या है, ठीक है। इसमें सरकार का क्या पक्ष है और किसान का क्या पक्ष है, थोड़ा समझते हैं। जो अभी तक हमने कानून देखे, उन तीनों कानून का जो निचोड़ है वो मैंने सरकार पक्ष में लिया है, और किसानों के जो अपने अपने बातें हैं उनको मैं दूसरे किसान पक्ष की तरफ से चर्चा करूंगा आपसे। सरकार का पक्ष है, व्यापारी और किसानों को कृषि उपज की खरीदारी और बिक्री के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब क्या है, आप जो मंडी थी, एपीएमसी थी, उसके बाहर जो है खरीद फरोख्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसान जाएगा बाहर मंडी से और अपना सामान किसी को भी व्यापारी को बेच देगा, जो भी उसे अच्छे पैसे दाम देगा। खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा होने से किसानों को उसकी उपज का बेहतर मूल्य, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले क्या तो वो बाध्य था मंडियों में बेचने के लिए, अब क्योंकि वो बाहर भी बेच सकता है, तो इससे क्या होगा, किसानों को लाभ होगा, उनकी जो है उनकी उपज का अच्छा बेहतर मूल्य मिल सकेगा। कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध होगा, क्योंकि जहाँ पर उपज कम हो रही है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कहीं से कहीं भी सामान पहुँच सकता है, तो जो कम उपज वाले क्षेत्र हैं उन वहाँ पर भी सामान पहुँचेगा, तो उसका रेट जो है वो कम मिलेगा, कम हो जाएगा, तो उसे कम कीमत पर वहाँ उपभोक्ताओं को उसको अनाज उपलब्ध होगा, या अनाज और उत्पाद उपलब्ध होंगे किसान के द्वारा। किसानों को सीधे बड़े बड़े व्यापारियों और निर्यातकों के साथ जोड़ा जा सकेगा, वो अपनी डील कर सकते हैं बड़े बड़े व्यापारियों और निर्यातकों के साथ। अनुबंध खेती के अंतर्गत फसल का उचित मूल्य फसल की बुवाई से पहले निर्धारित। आपको देखिए इसमें क्या है, एक सिक्योरिटी मिल रही है कि आपने फसल है, जैसे सपोज करो गेहूं है, तो गेहूं आप ये मानिए कि दिसंबर में अगर जो हम इसकी बुवाई कर रहे हैं, ठीक है, और तो ये मार्च तक मैं मानता हूँ आ जाएगा,
तो ये दिसंबर में ही आपका अनुबंध हो जाएगा। दिसंबर में ही आपका क्या हो जाएगा, अनुबंध हो जाएगा। आपका जो है समझौता हो जाएगा किसे, व्यापारी से। व्यापारी को जितना भी टन गेहूं चाहिए उतने टन का किसान से समझौता हो जाएगा। और वो क्या करेगा, इस 4 महीने के अंदर अंदर अपनी जब उसकी फसल हो जाएगी तो 4 महीने बाद वो उसको फसल देगा, पर उसी रेट से देगा जी। अगर जो सपोज करो व्यापारी से उसने 22 रुपये पर केजी के हिसाब से सौदा तय किया है, तो 4 महीने बाद वो 22 रुपये पर केजी के हिसाब से ही देगा। क्या है, आपके रेट मंडी में या कहीं बाहर भी उसके सपोज करो डाउन हो जाते हैं, 18 रुपये पर केजी पे आ जाएगा, तो उसका भी रेट जो है 22 रुपये पर केजी ही रहेगा। पर हाँ एक चीज़ है, अगर जो कहीं 25 रुपये पर केजी कोई दे रहा है तो उसे फिर भी 22 में ही देना पड़ेगा। पर एक तरह से मूल्य तो एश्योर्ड है, उसको फिक्स है कि इतना मिलना है। इससे क्या होगा कि वो अपने आगे की योजनाओं पर काम कर सकता है। निजी निवेशकों को आवश्यक वस्तुओं के संग्रह का असीमित अधिकार होगा। अब देखिए क्या है, जो निजी निवेशक हैं, मैंने बताया जो व्यापारी हैं वो क्या है, अब जो संग्रह करना है वो असीमित अधिकार है, मतलब वो जो है उनका जो स्टॉक है वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, भंडारण बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करने का मतलब ये है कि वो अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एपीएमसी और एमएसपी खत्म नहीं होगी। ये जो एपीएमसी और एमएसपी है ये कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा सरकार ने अपना पक्ष रखा है। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा देखते हैं कि किसानों का क्या पक्ष है। किसान क्या कह रहे हैं, एपीएमसी को धीरे धीरे कमज़ोर बनाकर ख़त्म किया जाएगा। कैसे? सरकार का विरोध ये है कि जब हम एपीएमसी के दायरे से बाहर, ये मंडी है और ये जो बाहर का क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर जब हम बिकवाली करेंगे, बेचेंगे सामान को किसान, तो क्योंकि यहाँ पर रेट ज़्यादा मिलेगा तो एपीएमसी के में कोई जाएगा नहीं और किसान जो है बाहर अपना उत्पाद बेचेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एपीएमसी में जब किसान जाने बंद कर दें तो एपीएमसी का अस्तित्व जो है खतरे में आ जाएगा और इसे जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, एमएसपी को भी ख़त्म किया जाएगा। देखिए इसके लिए क्या है कि जो हम बोल रहे हैं कि एपीएमसी को एमएसपी को ख़त्म किया जाएगा, मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, जो एमएसपी है वो सरकार किस लिए लेती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, क्योंकि जो ऐसी क्लैमिटीज़ हैं, नेचुरल प्राकृतिक आपदा के समय पर, जैसा कोरोना के समय में अनाज दिया 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, वो सब जो है सरकार ने एमएसपी पर ख़रीदा था। अब क्या है, वो क्या है, सरकार क्या चाह रही है कि इस दायरे को, किसानों का ये कहना है कि सरकार जो है इस दायरे को कम करेगी अब, और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो एमएसपी पे सरकार की खरीद भी कम होती जाएगी। बात समझने की कोशिश करो, एमएसपी डायरेक्ट नहीं ख़त्म करेगी वो क्या कह रही है, किसानों का कहना ये है कि धीरे धीरे एमएसपी खत्म धीरे धीरे होगी। कैसे होगी कि किसान जो हैं, किसानों का जो अनाज है वो अब सरकार जो है कम लेगी। पहले ज़्यादा ले रही थी, अब क्या करेगी, क्योंकि एमएसपी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका दायरा कम करेगी। मतलब क्या, अब जो लोग हैं उनको जो खिला रही है सरकार, जो दे रही है अनाज, उसको क्या करेगी, उन लोगों की कमी करती रहेगी धीरे धीरे। जब उनकी कमी हो जाएगी तो उसे जो है बांटने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज कम चाहिए, तो अनाज कम चाहिए तो वो खरीदारी भी कम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे एमएसपी भी जो है खत्म हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट है, आड़तियों मंडियों से निकलकर प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करेंगे। बिल्कुल सही है, जब एपीएमसी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी तो ये जो आड़ती हैं, यहाँ जो इसके लोग थे, ये क्या होंगे, मंडियों से निकलकर प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करना शुरू करेंगे। एक तरह से कमीशन खोरी यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डायरेक्ट जो है किसान प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट बात नहीं कर पाएगा। देखो बहुत बड़ा पॉइंट है शिक्षा। ठीक है, क्योंकि किसान को उतनी जानकारी नहीं है। अगर जो उसे इतनी जानकारी होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। किसान को उतनी जानकारी नहीं है, वो डायरेक्ट प्राइवेट कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, क्या टाटा बिरला, जो भी आपके ये मुकेश अंबानी वगैरह, इन सब लोगों से जो है वो डायरेक्ट डील नहीं कर सकता। उसके लिए बीच में माध्यम चाहिएगा, तो माध्यम कौन बनेंगे? यही आड़ती है जिन्हें हम जो कमीशन ले रहे थे, ये अगेन जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है अपना कमीशन खोरी जारी रखेंगे। कृषि क्षेत्र को कारपोरेट के हाथों में सौंपने की तैयारी। बिल्कुल डायरेक्ट कह रहा है कि आप जो है कारपोरेट जगह से सीधे जुड़ना है,
तो किसी ना किसी तरह से जो कृषि क्षेत्र एक अपना किसान का था उसमें दखलंदाजी शुरू हो जाएगी। क्योंकि व्यापारी आपके खेत पर बैठा हुआ, आपका अनाज खेत से लेकर जा रहा है, उसे जब वो आपके खेत पर आकर के बैठ गया तो उसे पता रहेगा कि फला खेत किसका है, उसे क्या मजबूरी है, उसे क्या परेशानी है, तो वो दुख दर्द में उसे अपना हाथ रखेगा और उसके बाद धीरे धीरे ज़मीनों पर हाथ भी रखना शुरू कर देगा। तो इस तरह से क्या है, कृषि क्षेत्र को कारपोरेट के हाथों में सौंपने की तैयारी। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये था कि विवाद निवारण का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने, जैसे कि मैंने बताया कि कौन करेगा, एसडीएम करेगा, कलेक्टर करेगा जिले का। तो ये जब एसडीएम और कलेक्टर इसमें प्रशासनिक अधिकारी आपके विवाद निवारण में आ गए तो वे किसान की तुलना में कारपोरेट को ज़्यादा महत्व देंगे कि उनके लिए कौन है सर्वोपरि, जो उन्हें ज़्यादा खुश रखेगा। तो क्या किसान खुश रख पाएगा एसडीएम डीएम को? नहीं। कारपोरेट जगत जो है वो कभी भी विवाद बने रहेंगे, उनका समाधान नहीं निकलेगा तो वो कारपोरेट की तरफ ही आपका पलड़ा जो है वो झुकेगा। अगर आप देख लीजिए कि अगर जो एक तरफ किसान है और एक तरफ आपका व्यापारी है तो पलड़ा जो है हमेशा इधर ही झुकेगा, ठीक है। क्योंकि पैसे वाला किसान कहाँ किसको खिलाएगा। एक फर्क निकालने के लिए एक किसान को पता है कि उसे क्या कष्ट सहना पड़ता है, तो उस समय पर जब ये विवाद होंगे तब कैसे कर किसान जो है ले पाएगा, ठीक है। तो ये जो है थोड़ी सी जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर किसान परेशान है। आवश्यक वस्तुओं पर भंडारण की सीमा खत्म होने से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका भंडारण पर सीमा खत्म होने से जमाखोरी व्यापारी करना शुरू कर देगा और कालाबाजारी होगी। वो मैंने अभी बताया N95 का आपको उदाहरण। तो धीरे धीरे क्योंकि जो मेन फसलें हैं उन्हीं पर जब हमने आवश्यक वस्तुओं का भंडारण हटा दिया तो फिर लोग क्या है इन्हीं सब की चीज़ों के जमाखोरी करके रेट बढ़ा देंगे और किसान को जो है बहुत आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होंगी। और भंडारण कहा क्या है, सरकार क्या कह रही है कि भंडारण सभी के लिए, किसान भी भंडारण करता। अरे भाई, किसान के पास भंडारण करने की व्यवस्था होती तो फिर वो इतना परेशान नहीं होता। उसे तो किसान को खेत पर ही बेचना होता है, वो घर तक भी लाने के लिए कहाँ उसके पास इतना पैसा और इतना वो है कि वो भंडार कर पाए। तो इन्हीं सभी पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रखे, सरकार का पक्ष भी किसानों का पक्ष भी। जो आप ऐसा नहीं है कि किसान गलत हैं, किसान भी काफ़ी हद तक सही हैं, सरकार भी काफ़ी हद तक सही है। तो हमें क्या है कुछ एक बीच का रास्ता, क्योंकि कुछ सुधार हैं होने चाहिए थे, जिसको जैसे कि एमएसपी की बात है कि सरकार ने बोल तो दिया कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, पर ये किसी भी बिल में किसी भी मतलब कानून जो हमारे कानून बन चुके हैं, जो हमारे विधेयक आए थे, उसमें कहीं भी लिखित में नहीं है, लिखित में नहीं है। मैंने खुद देखा है विधेयक, खुद पढ़ा हूँ मैं, उसमें कहीं भी एमएसपी ख़त्म नहीं होगी ऐसा सरकार ने कहीं लिख करके नहीं दिया है। वर्बली बोल रही है पर लिखा नहीं है। जो तीनों कानून है, इन तीनों कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। सरकार से जब सवाल किए गए किसानों ने तब ये जो है बात निकल कर आई है, ठीक है। अब कृषि कानूनों 2020 से कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन, इनसे क्या क्या परिवर्तन होंगे थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जो सरकार के अच्छे पॉइंट हैं मैं उनके पॉजिटिव को आपको सामने रख रहा हूँ कि एपीएमसी और इसके बाहर बाजार में प्रतिस्पर्धा रहे। बिल्कुल सही है। जब एपीएमसी जो मंडी है आपकी, तो मंडी के बाहर अगर जो मार्केट रहेगा तो आदमी कहीं पर भी बेचने के स्वतंत्र, तो मंडी का एकाधिकार जो है समाप्त हो जाएगा। आड़तियों का जो है एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। कि वो कहता था ना कि 2.5% का, मैंने बताया कहीं पर 10 से 12% तक कमीशन यहीं खाया जा रहा। मतलब ये है कि 1000 रुपये का सामान अगर जो किसान लेकर जा रहा है तो उसका 100 से 120 रुपये तो जो है वो यहीं पर खा लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो कमीशन खोरी है वो बंद हो जाएगी। फसल की बुआई से पहले फसल का मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको कि 22 रुपये अगर जो हमने पहले तय कर लिया बुआई से पहले, तो आपको 22 रुपये तो मिलना है, ये तो निश्चित है, इसे तो कोई नहीं काट सकता। भंडारण क्षमता बढ़ने से वस्तुओं के निर्यात में सुलभता आएगी। बिल्कुल सही है। अगर जो भंडारण क्षमता बढ़ती है तो वस्तुओं के निर्यात में सुलभता, देखिए होता क्या है, हमें अपने यहाँ रेट कम मिल जाए तो हमें बाहर भेजना पड़ेगा। मतलब हमसे जो सरप्लस है जो हमारा पास, देखिए आज के समय में कृषि में सरप्लस है तभी हम आज इतनी चर्चा कर रहे हैं। अगर जो सरप्लस नहीं होता, ठीक है, कृषि में बढ़ोतरी नहीं होती, तो फिर हम आज मंडी की कहाँ बातें करते हैं। हम तो अपने में खा करके खुश हो जाते।
पर हमारे पास सरप्लस है तभी तो हम इसकी बात करें। तो ये निर्यात की जो बात मैंने लिखी है कि निर्यात में सुलभता, बाहर हमारा अनाज जाएगा तो वहाँ से हमें आय मिलेगी, और वो आय अगर जो भंडारण क्षमता ज़्यादा रहेगी तो हम किसी से डीलिंग अच्छी कर सकते हैं कि हम भाई तुम्हें इतना दे सकते हैं। अगर जो वही 10 जगह भरा पड़ा है और यह हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं कह सकते। इसलिए लिमिट स्टॉक का हटना भी कुछ हद तक ज़रूरी था। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जो कारपोरेट वर्ग है जो अपने यहाँ इन्वेस्ट करेगा कृषि में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम कुछ और अधिक चीज़ें अपने में सुधार ला सकते हैं, मशीनरी अच्छी बना ला सकते हैं, बीज अच्छा ला सकते हैं, रसायन अच्छे, खरपतवार अच्छे यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला करके अगर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो हम कृषि को एक आधुनिक कृषि के रूप में डेवलप करेंगे, नई तकनीकों का हम इसमें यूज करेंगे, अब किसान की जो है आय बढ़ेगी। ठीक है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण, मतलब पूरी तरह से जो उत्पादन से लेकर के आपूर्ति तक पूरी भंडारण, ढुलाई, वितरण, इन सब में क्या है आपको सुधार देखने को मिलेगा। मतलब हर जगह आपको मशीनों से काम होंगे, सब जगह पर काफ़ी हद तक जो है आपके किसान की आय में बढ़ोतरी होने की, जो भी इस सब चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। देखिए, अभी मैं अपने इस लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ। तो मेरा एक सवाल था, जो सवाल है मेरा सरकार से सीधा सा सवाल है कि कृषि अध्यादेश 5 जून 2020 को क्यों लाए गए। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अध्यादेश का मतलब है कि संसद नहीं चल रही है, और संसद नहीं चल रही है और मामला जो है आपका जो भी मुद्दा है वो विशेष है। मैं ये नहीं कह रहा किसान का मुद्दा विशेष नहीं है, पर कोरोना काल में कहाँ ऐसी बात थी कि ये कृषि विधेयक लाने जरूरी पड़ गए। जब हमारा सत्र, मानसून सत्र शुरू होता, जो कि हमारा था सितंबर में शुरू होना ही था, या और भी लेट होता मान लो, तो उस समय हम इन्हें जो चर्चा करके अपने बिल को कानून में बदल सकते थे, कानून लाभ बन सकता था इनका। पर अचानक से सरकार इसे 5 जून को लेकर के आती है और इस पर संसद में चर्चा भी नहीं हो रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कानून अच्छे हैं, कानून खराब नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि एक दूरदर्शिता वाली बात है। ठीक है, अभी आपको इनके कानून के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, पर जब 2-4 साल निकल जाएंगे उसके बाद आपको जो है इनके इफ़ेक्ट आने शुरू होंगे। अभी मेरा ये थोड़ा छोटा सा विश्लेषण है जिसे आप थोड़ा कुछ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये मेरे कुछ अपने पॉइंट हैं जो किसान कृषि सुधार क्षेत्र में सुधार के लिए उठा सकता है। जागरूकता सबसे बड़ी ज़रूरी है, जागरूकता की, क्योंकि आजकल हर चीज़ में राजनीति है। किसान सड़कों पर है, आंदोलन हो रहे हैं, पर उसमें कुछ लोग जो है अपनी रोटी सेकने पर लगे हुए हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पंजाब हरियाणा में देखिए जो आड़तीए थे उनका कमीशन काफ़ी था, तो उनका सबका कमीशन बंद होने वाला है अब। तो पता नहीं वो किस तरह से अपने आंदोलन को चला रहे हैं, पर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं हमेशा जो राजनीति से प्रभावित रहती है। तो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साक्षरता सबसे बड़ा मुद्दा है, हमें जो है अपने आप को शिक्षित करना है, अपने आप को जो है अगर जो जानकारी नहीं है तो जानकारी जुटानी है, एक दूसरे के माध्यम से हमें उन सब चीज़ों को जानना है। जो भी हमारे लिए कानून आ रहे हैं, विधेयक आ रहे हैं, क्या कृषि योजनाएं बननी है, क्या नीतियाँ बन रही हैं, उनके बारे में हमें जो है जानकारी होनी चाहिए। वो सब हम पढ़ाई के माध्यम से, तो हमें जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों को शिक्षित करने पर जोर देना चाहिए। जो भी परेशानियों पर, फिर भी उन परेशानियों से ऊपर उठकर भी हमें जो है शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। मौसम की भविष्यवाणी के लिए नवीन तकनीक का इस्तेमाल, जो हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो आजकल मोबाइल ऐप आ चुके हैं काफ़ी सारे, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कब कितनी बारिश अच्छी होगी, कम होगी, किस तरह तूफान रहेगा, कितने पीरियड से कितने पीरियड, तो उसके हिसाब से हम जो है अपनी उपज को, बुआई को तैयारी करें खेती की। उसके लिए हम इन नवीन तकनीकों का इस्तेमाल करें। और सरकार की भी काफ़ी योजनाएं, प्लेटफार्म है, डिजिटल प्लेटफार्म, जहां से आप जो है मौसम की जानकारी ले सकते हैं। सहकारिता खेती को बढ़ावा, देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेरे किसान 2 हेक्टेयर से कम हैं, सीमांत किसान, और जिसको मैंने बोला था लघु किसान,
जो सीधा सीधा 86% है टोटल किसानों का। तो इनके बारे में ये कहूँगा कि इन्हें जो है ग्रुप बनाने चाहिए अपने छोटे छोटे 10 का 20 का किसानों का ग्रुप बना करके, जिन्हें हम जो सरकार की उसमें भी ये व्यवस्था है कि कृषि उत्पादक संगठन बोला जाता है। किसानों का समूह जो फसल उत्पादन के साथ तमाम व्यावसायिक गतिविधियों को भी चलाता है। एफपीओ से किसानों को उनकी फसल बेचने में सुविधा मिलती है। सरकार ने 10,000 एफपीओ के गठन को मंजूरी दी है। ठीक है, ये सरकार का पहल है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की पहल से आप करें, आप अपने से भी ग्रुप बनाएं। उस ग्रुप में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है, नवाचार द्वारा उत्पादन में वृद्धि, नए नए प्रयोग करें कृषि में कि किस तरह से हम अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। उपयुक्त बीज और जैविक खाद का प्रयोग, भंडारण की उचित व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। सरकार के भरोसे रहेंगे तो फिर वही आपके दाम, आपको अच्छे दाम नहीं मिल पाएंगे। फसलों का समय समय पर परिवर्तन, देखिए सिर्फ गन्ने के पीछे भागना समाधान नहीं है, कहीं ना कहीं जो है हमें इन फसलों के को भी चेंज करना पड़ेगा। सरकारी योजनाओं में बढ़ चढ़कर भागीदारी, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उससे आपको क्या लाभ होने वाले हैं उनकी जानकारी जुटाना और उनमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना। जैसे कि आजकल सोलर का सिस्टम लगाने का चल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को योजनाओं की पता होनी चाहिए। किसान बीमा क्या है, जो और योजनाएं सरकारी चल रही हैं उसको आपको जो सरकार के तरफ से मेले वगैरह लगाए जाते हैं, ग्राम पंचायत तरफ से जो जानकारी दी जाती है उन सबको आपको अपडेट रहना चाहिए। कर्ज का समय से भुगतान, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वो क्या करता है, जब बुआई के समय पर कर्ज लेता है, उस कर्ज का भरपाई उससे नहीं हो पाती, वो फिर उसको करने के लिए फिर अगेन कर्ज लेता है और इस तरह से कर्ज के नीचे दबता चला जाता है। तो आपको इस कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि कर्ज का कम से कम लिया जाए और अगर जो ले भी रहे हैं तो उसका समय से भुगतान हो, और जो कर्ज ले रहे हैं उसका भी पता हो कि ये कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है, कितना बचा है, ये नहीं लिया और भूल गए। कुशल प्रशिक्षकों द्वारा मशीनरी यंत्रों के बारे में समय समय पर प्रशिक्षण, जो मशीनरी आपके पास हैं उनके बारे में या जो नई मशीनरी आ रही हैं उनके बारे में आपको समय समय से ट्रेनिंग, एक सतत ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है, उसके बारे में आप समय समय पर प्रशिक्षण लेते रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत। अगर जो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियो ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।